विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड। आज का विषय है विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। विद्यार्थियों, आपको राष्ट्रीय जानकारी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जानकारी भी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार से भारत को मदद करती है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 1930 की मंदी आई, स्वर्णमान का पतन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इससे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। चारों ओर आय, उत्पादन, रोजगार में कमी हो गई और राष्ट्रों में पुनर्निर्माण और विकास की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसी स्थिति में विश्व के 44 देशों के सदस्य राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन से जाना जाता है। और यह सम्मेलन इस बात की पुख्ता व्यवस्था करता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण एवं विकास कैसे हो। तो अतः प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में और इसी के साथ विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक राष्ट्रों के पुनर्निर्माण विकास के लिए ऋण प्रदान करती है। इस संस्था द्वारा राष्ट्रों के व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, पुनर्निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए, कृषि उद्योग आदि के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक ही अंतर है कि विश्व बैंक है तीव्र विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो प्रमुख रूप से व्यापार घाटे को दूर करने के लिए ऋण देता है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी राष्ट्र है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी विश्व बैंक प्रमुख रूप से निर्धन देशों के लिए और IMF विकसित देशों के लिए भी ऋण देता है। तो मैंने ये आपको स्पष्ट कर दिया कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स में, आरंभ में 44 सदस्य और आज इसके सदस्य देश हैं 189 हो गए हैं। और वास्तव में विश्व की जर्जर और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, क्योंकि विश्व युद्ध हुए, स्वर्णमान का पतन हुआ और 30 की मंदी आई, तो कोई संसाधन नहीं रहे, सभी राष्ट्रों की आर्थिक हालत खस्ता हो गई। इसलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण दे सकें। इस हेतु विश्व बैंक है स्थापित किया गया था और इसके द्वारा लगातार अपने उद्देश्यों, अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्यक्रम चल रहा है। जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होता है वह विश्व बैंक का भी सदस्य हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहते हैं। यह संस्था है पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए सहायता देती है। साथ ही यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने वाले तथा सतत विकास के लिए और गारंटी, जोखिम प्रबंध, उत्पादों का विश्लेषण, सलाहकार के रूप में सेवाएं देती है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से
विकासशील लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। विश्व बैंक के सदस्यता समूह की स्थिति इस प्रकार है। IBRD के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है। दूसरी बात, IBRD की सदस्यता मिलने पर IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है। ICSID में सदस्यता IBRD के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं हैं लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर सदस्यता दी जाती है। जहाँ तक है कि विश्व बैंक पुनर्निर्माण, विकास और पिछड़े गरीब देशों में गरीबी उन्मूलन और अन्य व्यापार संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण देता है। तो अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक से भारत की क्या स्थिति रही है। भारत ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में मूल हस्ताक्षर देशों में से एक रहा है, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। भारत जनवरी 1994 में MIGA का सदस्य बना। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंस निष्पक्ष नहीं है, इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। ICSID में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है और अध्यक्षों के मध्यस्थता में नियुक्ति होती है। यदि मध्यस्थता से जुड़े हुए निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल में अपील करता है, जिसे ICSID द्वारा गठित की जाती है। इससे भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, भले ही यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। अब कुछ प्रमुख बिंदु भारत के संदर्भ में इस प्रकार है। पहला, वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के लिए IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई तथा 1959 में IFC और 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना के लिए किया गया। नंबर 2, 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था। दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़े IDA में एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई। 1960 के दशक के अंत तक अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेज़ी से कटौती की, जो उस समय भारतीय बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था। तब से विश्व बैंक अधिकारियों के तौर पर दीर्घकालीन वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। नेक्स्ट बात है, 1960 और 70 के दशक में IDA ने विश्व बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 3/4 हिस्सा भारत को दिया। इस प्रकार IDA से अब तक का सबसे बड़ा कर्ज प्राप्तकर्ता भारत बना। यह राशि कुल दिए गए ऋण में 2/5 हिस्से के बराबर है। चीन वर्ष 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ। अपने सीमित IDA संसाधनों पर अपनी दावेदारी भी जताई। अफ्रीका के बिगड़े हालात के और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से IDA ने भारत की हिस्सेदारी में तेज़ी से कमी होने लगी। अगली प्रमुख बात यह है कि 1980 के दशक के दौरान विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। भारत में बुरे दौर से गुजर रहे सार्वजनिक संस्थाओं को ऋण देता रहा। भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1991 की व्यापक आर्थिक संकट के बाद परिस्थितियों में तेज़ी से बदलाव आया। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विश्व बैंक के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि अपने वित्त, कराधान, निवेश तथा बिजनेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिए सहमति जताई है। भारत को वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें निम्न
मध्यम आय में आने जाने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया तथा आईडीए और आईबीआरडी दोनों ऋण देने के लिए योग्य देश हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व बैंक के आईबीआरडी से सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में भारत 2015 से 2018 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग $10.2 बिलियन का ऋण दिया। विश्व बैंक समूह ने 2019 से 2022 की अवधि के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजना हेतु ऋण प्रतिबद्धता की मंजूरी दी है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में कुछ सुधार की आवश्यकता है। विश्व बैंक पर आरोप लगता है कि यह अपने SAP के जरिए पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा करता है और इस पर अमीर देशों का वर्चस्व है। नंबर 2, SAP मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीतियों में सुधार का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्तों के रूप में कठोर शर्तें लागू करता है। तीसरा तर्क यह है, SAP नीतियों ने स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच में खाई को बढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व बैंक के सुधार के अंतर्गत उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों के रूप में विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक उचित स्थान पर उचित भूमिका नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, इसकी यह आलोचना की जा सकती है कि विश्व बैंक अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आगे भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्था, एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, IDBI आदि संस्थाएं हैं, ADB आदि संस्थाएं हैं, उनका सहयोग लेना पड़ रहा है, विश्व बैंक से सहयोग नहीं मिल रहा है। विश्व बैंक में सुधार के लिए यह भी ज़रूरी है कि बढ़ती हुई विकासशील देशों की समस्याएं और उनकी सार्थक आवाज़ को महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार विश्व बैंक की ऋण शर्तें कठोर हैं, विकसित देशों के पक्ष में हैं। इसमें विकासशील देशों की पूंजी कम है और विकसित देशों की पूंजी ज़्यादा है। भारत और अन्य पिछड़े देशों का इसमें महत्व क्या है, अपेक्षाकृत कम है। अब आपको अगली जानकारी देना चाहता हूं कि भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का क्या रुख है। तो इसमें प्रिय विद्यार्थी देखिए, 1.3 अरब की जनसंख्या यानी कि लगभग 1.3 यानी 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इसलिए भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा इसका विकास वर्तमान समय में अत्यधिक उल्लेखनीय सफलताओं से जुड़ा हुआ है। आज फार्मा, इस्पात, सूचना, अंतरिक्ष संबंधी, प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्र में भारत की पहचान विश्व स्तर पर है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज़ माना जाता है जो विशाल आकार और विशाल संभावनाओं को लिए हुए हैं। भारत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 21वीं शताब्दी में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। इस संबंध में विश्व बैंक को चाहिए कि भारत विश्व का सबसे विशाल तथा अत्यधिक युवा श्रम शक्ति वाला देश है। साथ ही देश में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोजगार तथा अवसरों की तलाश में कस्बों शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। इस सदी में विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन है। इन बदलावों की वजह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है। यहाँ देखना बेहद ज़रूरी होगा कि भारत अपनी श्रम शक्ति का उल्लेखनीय सामर्थ्य का विकास किस प्रकार करता है और अपने बढ़ते हुए शहरों व कस्बों की समृद्धि के लिए किस तरह की योजनाएं तैयार करता है। इन्हीं बातों से आगे आने वाले समय में देश और इसके निवासियों का भविष्य निर्धारित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष विलियम ब्लैक ने कहा कि विश्व बैंक को ईंट, चूने, सीमेंट, पत्थर की इमारत से नहीं देखना चाहिए। इसका लक्ष्य वास्तव में बहुत गहरा है। यह मानव जाति को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद। जय हिंद।